गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग अगला टॉपिक पे बात करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक भी है ना, और सरल भी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले लिखा हुआ है संविधान सभा का गठन और काम के तरीके। अब बात यह रह गया, इसमें कहा यह रहा है कि संविधान सभा का, किसका, संविधान का जो सभा बैठेगा, इस सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है, अब गठन हो जाएगा किसका, संविधान सभा का, तो बोला जा रहा है कि काम, वर्क के तरीके कैसे होंगे। ये पूरे के पूरे देखिए, संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होने के बाद काम किया जाएगा, लेकिन वो काम करने का तरीका कैसे होगा। तो चलिए आइए जानते हैं, बहुत मज़ेदार है। आइए जानते हैं क्या है ये, है ना, देखना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1945 में। 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, 1946 में ब्रिटिश सरकार ने, कौन सरकार, 1946 में ब्रिटिश सरकार ने, अर्थात इंग्लैंड के सरकार ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि देखिए हमारे भारत पर ब्रिटेन की जो है उपनिवेश स्थापित था, यानी कहा जाए तो ब्रिटेन हमारे भारत में शासन चला रहा था। ठीक है, लेकिन उसका एक क्या था, संगठन था, और उस संगठन का नाम क्या था, ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता, ये व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के अध्यक्षता में एक समिति हुआ, ये यहाँ समिति संगठन। ठीक है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस व्यक्ति हैं, और इनके अध्यक्षता में, बात समझ रहे हैं, इनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और यह बोला गया कि यह पता करने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी। जब यदि भारत स्वतंत्र होगा तो भारत में शासन व्यवस्था कैसी होगी, ये पता करके आओ। ठीक है, और नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, वहाँ पे नया संविधान का निर्माण का प्रक्रिया क्या होगा, कैसे निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एक प्रबल सुझाव यह था कि सभी वयस्कों के मताधिकार द्वारा, यानी जितने भी व्यक्ति है ना भारत के अंदर हैं, जो वयस्क हो गए हैं, वोट डालने की उम्र प्राप्त कर चुके हैं, है ना, जैसे 18 वर्ष, और कहा जाए तो उस समय 21 वर्ष रखा गया था, तो 21 वर्ष के लोग, ठीक है, तो वैसे लोगों को वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन हो, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इसमें समय अधिक लगेगा, और वाकई बात है कि समय अधिक लगता, और संविधान सभा के गठन को टाला नहीं जा सकता है। संविधान सभा का गठन होगा ही, इसे टालना नहीं है। ठीक है, समिति ने व्यापक, यानी समिति यानी कमेटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कमेटी ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाव की 1935 के नियमों के आधार पर, किसके आधार पर, 1935 के जो नियम था उस नियम के आधार पर चुनी
गई प्रांतीय विधानसभाओं का, अब पीछे 1935 में पढ़े थे ना, इसका जो अधिनियम बनाया गया था, तो 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का, है ना, प्रांत में जो विधानसभा था उस विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय के रूप में किया जाए। यानी सीधे नए चुनाव न कराकर, सीधे नया चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है आपका, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, स्पष्ट कीजिए। ठीक, आगे उसी में है, और है ना और उसी में आगे देखिए क्या है, बोल रहा है प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि के पीछे 10 लाख की जनसंख्या होगी। कितने होगी, 10 लाख की जनसंख्या। कहा जाए, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक विधायक है, तो वो जिस क्षेत्र में विधायक लड़ रहा है चुनाव, वहाँ 10 लाख जनसंख्या है। ठीक है, तो वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि हुआ कि नहीं हुआ, तो ठीक उसी प्रकार उसमें भी है। समझ गए, चलिए आगे, है ना। इसमें 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे। 11 प्रांत है ना, 11 प्रांत में 292 मेंबर्स चुन करके आए, अर्थात प्रतिनिधि बन करके आए थे। ठीक है, रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक एक प्रतिनिधि सहित सभा के लिए कुल 389 सदस्य, कितने, कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुन लिए गए। कब तक चुन लिए गए, जुलाई 1946 तक। कितने प्रतिनिधि, 389 प्रतिनिधि कब तक चुन लिए गए, जुलाई 1946 तक। ठीक है, इसी बीच देश के बंटवारे से संबंधित बातचीत भी चल रही थी और बहुत से क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े व तनाव बना था। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या बंट जाएगा। पहला संविधान सभा बैठक कब हुआ, ध्यान रखना, पूछा जाता है। ठीक है, ये 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, क्या भारत के अनेक राजा रजवाड़े भारत में सम्मिलित होंगे या स्वतंत्र राज्य बन जाएंगे। देखिए, भारत में कई राजा राजवाड़े राज कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में अलग राजा राज कर रहा था, है ना, उड़ीसा साइड अलग राजा राज कर रहा था। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रांत क्षेत्र में, मध्य क्षेत्रों में अलग अलग राजा राज्य कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये राजा अपना अलग राज्य या देश बनाएंगे या भारत में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सब के सब जो है भारत में
ऑटोमेटिक सब मिल गए, है ना। ऐसे माहौल में भारत की संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, लेकिन इस पूरे दौर में संविधान निर्माण कार्य चलता रहा। संविधान का निर्माण कार्य होता रहा, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं हुआ, चाहे जो होगा देखा जाएगा, है ना। 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद, 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ और दूसरे दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत का प्रथम राष्ट्रपति बने, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जस्ट पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे संविधान सभा का, ठीक है। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए, संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया। समिति अर्थात कमेटीज ऑर्गेनाइज किए गए, गठित किए गए, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूलाधिकार समिति, झंडा समिति आदि, है ना। इनके प्रतिवेदनों पर पूरे संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। अब ध्यान रखना कौन कौन सी समिति गठित किया गया। देखिए, संविधान समिति, उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, फिर अल्पसंख्यक जैसे सिख, है ना, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ये सब, ठीक है। और मूल अधिकार समिति जो मूल अधिकार पर बात करेगा। झंडा समिति, ये झंडा समिति वाले भी अपने देश के प्रति ये बात करेंगे अधिकार को लेकर के, ठीक है। ये बनाया गया। फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे। फरवरी, ध्यान रखना कब निश्चित हुआ था, फरवरी 1947 में निश्चित हुआ, तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत तथा पाकिस्तान 2 अलग देश बनेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसे जाने, है ना। विभाजन पश्चात भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या, जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था उस समय सदस्य की कुल संख्या 324 रह गई थी, जिसमें 235 प्रांतों के 89 राजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। 15 अगस्त 1947 से भारतीय संविधान सभा एक सार्वभौमिक संप्रभुता संपन्न संस्था बन गई और नए राज्य की विधायिका बन गई, अर्थात संविधान निर्माण, विधि निर्माण और शासन का संचालन कार्य एक साथ इस सभा के सदस्यों का उत्तरदायित्व बन गया, है ना। जैसे ही भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है उस समय सार्वभौमिक कैसा हो जाता है, सार्वभौमिक संप्रभुता, यानी पूरा सत्ता का अधिकार किसके ऊपर हो जाता है, भारत के ऊपर, ठीक है। भारत अपना देखे, अपने देश की सत्ता संभाले, ठीक है, संपन्न संस्था बन गया, ठीक है। आगे आइए। 17 मार्च 1947 को, कब, 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधान मंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय लेने के लिए
भेजी गई। अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचारित होते थे, है ना। जितने भी उसमें प्रश्न होता था, जितने भी प्रश्न उठाया जाता था, वो सब के सब जनता तक संचारित होते थे, ताकि जनता भी जाने कि हमारे लिए ऐसा कानून का निर्माण हो रहा है ना। समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों व विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से, पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुंचता था। इस तरह संविधान सभा के कार्य जन चर्चा के विषय बनते थे। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद हुआ, यानी आपस में विचार विमर्श हुआ, वाद विवाद हुआ, कुछ लोग विवाद उठाते थे, है ना। तो इस तरह से तर्क वितर्क हुआ और अक्सर बहुत विरोधाभासी विचार रखे गए, लेकिन प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया गया, है ना। इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई। इस तरह विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेदों का रूप लेने से बचे, है ना, व्यक्तिगत जो है विवादों से। क्योंकि देखिए, अगर चुनाव होता तो व्यक्तिगत रूप से अब एक एक लोग के लिए, है ना, कि नहीं, उनका भी अगर सभी व्यक्तियों का राय लिया जाता तो ये पता नहीं संविधान 2011 में 18 दिन में बन पाता या नहीं। ये पता चलता कि 50 वर्ष लग जाता बनने में, है ना। इन सारी बहसों का विस्तृत विवरण प्रकाशित है और आज इंटरनेट पर उपलब्ध भी है। इसका एपिसोड जैसे जैसे बहस हुआ है पूरा दिया हुआ है ना। आप देखना चाहोगे तो संविधान एपिसोड लिख करके और देख लो, ठीक है। संविधान का निर्माण कितनी गहन प्रक्रिया थी और किस गंभीरता के साथ उस पर वाद विवाद करके सहमति बनाई गई, अग्रांकित तथ्यों से आप समझ सकेंगे। अग्रांकित मतलब आगे दिया गया तथ्य है, उससे समझते हैं। ये देखिए सभा में बैठे हुए हैं ना, संविधान सभा में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजने लगे, है ना। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को संप्रभुता यानी संप्रभुत्व संपन्न मानकर कि सारा का सारा अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमारे ऊपर कोई जो है दबाव नहीं डाल सकता, है ना, मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। और सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति, है ना, 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति कौन थे? समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई। तब तक राजा रजवाड़े को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की कार्यवाहियां भी शुरू हो गई। दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर युद्ध भी हो रहा था। युद्ध भी चल रहा है उधर, है ना, लेकिन इधर अपना काम भी जारी है। दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा भी हो रही थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा रेखा का निर्धारण भी हो रहा था, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों, सोचिए ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर ने 60 देशों के संविधान के विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांत की
विधानसभाओं व जन सामान्य से भी साझा किया ताकि वे भी इन पर अपनी राय दे सकें। गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। उस प्रारूप को इससे मुद्रित कर प्रकाशित कराया गया और टिप्पणियां, सुझाव व आलोचनाएं आमंत्रित की गई। इन आलोचनाओं पर विशेष समिति विचार करते थे तथा समस्त निष्कर्ष प्रतिवेदनों के रूप में पुनः प्रकाशित कराए जाते थे। ठीक है, ये हम लोग इस विचार को एकदम बिल्कुल अलग से देखेंगे ना, इसको देख लेने के बाद। ठीक है, तो अच्छा रहेगा वाद विवाद वाला। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं इसका। ठीक है, डब्बा वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रारूप समस्त सदस्यों यानी प्रारूप समिति का जो समस्त सदस्यों को पुनः वितरित किया गया। इनमें संशोधन के सुझाव मूल अनुच्छेद एवं धाराओं को सामने के ही पन्ने में मुद्रित किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थीं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि 1935 अधिनियम का अधिकांश भाग क्यों लिया गया है तथा भारत में कैसी शासन प्रणाली होनी चाहिए। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप पर खंडवार व धारावार विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। इसके लिए 11 माह तक लगातार अधिवेशन हुए। 17 सितंबर 1949 तक 2500 संशोधन प्रस्तावों पर विविध तर्क होते रहे। 8 जनवरी 1949 तक 67 अनुच्छेदों, कितने अनुच्छेदों? 67 अनुच्छेदों पर निर्णय हुआ। इसे प्रथम वाचन कहा गया। कौन सा वाचन कहा गया? प्रथम वाचन कहा गया। इसी प्रकार 16 नवंबर 1949 तक कुल 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श कर सहमति बन पाई। इसे द्वितीय वाचन कहा गया। ठीक है, इससे पहले 17 सितंबर 1949 ध्यान देना क्या क्या कहा गया, प्रथम वाचन भी है ना। 17 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान का हिंदी और भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। ठीक है, हिंदी और अन्य भाषाओं में। ठीक है, तब तक मात्र 315 अनुच्छेदों पर विचार कर प्रस्तावना को 6 से 17 अक्टूबर के मध्य अंतिम रूप दिया गया। प्रस्तावना को 6 से 17 अक्टूबर के मध्य अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंभ कर दिया। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप का तीसरा वाचन प्रारंभ किया और प्रारूप के कुछ 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भागों पर चर्चाएं की गई और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 पांडुलिपियां संविधान सभा में रखी गई। पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित। पांडुलिपि मतलब संविधान जो हमारा लिखा गया हाथ के द्वारा लिखा गया है, कंप्यूटर द्वारा टाइप नहीं हुआ है, ध्यान रखना है ना। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम 2 पांडुलिपि उपस्थित किया गया यानी रखी गई। ये अंग्रेजी व हिंदी में थी। अंग्रेजी में
एक मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा संविधान सभा का जो है गठन किया गया है। इस पर काम कैसे किया गया, ये काम पर विशेष ध्यान दीजिए। और हम लोगों का ये जो है, ये जो डब्बा में वाद विवाद वाला है, इसको भी देख लिया जाए, है ना। तो ये पहला है आपका संविधान सभा। संविधान सभा में वाद विवाद कैसे कैसे हो रहा था देखना ना, ध्यान से सुनना। मौलिक अधिकार समिति के प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा किया गया। ठीक है, मंगलवार 29 अप्रैल 1947 की बात है। आइए जानते हैं क्या क्या किया गया। भारत की संविधान सभा की बैठक 8:30 बजे नई दिल्ली की संविधान सभागृह में, सभागृह में संविधान सभागृह में हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला बात क्या हो रहा है कि वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार परामर्श समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा, समिति में 2 विचारधाराएं थी। एक विचार यह मानता था कि जितने संभव हो उतने अधिकार शामिल करना चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सकें। अधिकार है ना, मौलिक अधिकार। ठीक है, इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सकें और अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। दूसरी विचारधारा का मत यह था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। ठीक है, दोनों विचारधाराओं में काफी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे बहुत अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। तो क्या बात है, आइए आगे देखते हैं। दोनों विचारों के लोगों ने सिर्फ एक देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन नहीं किया बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहां तक संभव हो उन अधिकारों की शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। उस पर इस सदन में मतभेद हो सकता है और इस सदन को हर अनुच्छेद पर आलोचनात्मक तरीके से विचार करने, विकल्प सुलझाने, संशोधन और निरस्त करने का सुझाव देने का अधिकार है। श्री रंजन सिंह, है ना, श्री रंजन सिंह ठाकुर महोदय जी कहते हैं कि मैं जिस बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूं उसका संबंध धारा 6 से है जो अस्पृश्यता से संबंधित है। मैं नहीं समझता कि जाति प्रथा को खत्म किए बिना आप, रंजन जी कह रहे हैं कि आप अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सकते हैं। अस्पृश्यता जाति प्रथा नामक रोग का प्रतीक होने के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक हम जाति प्रथा को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तब तक सही तौर से अस्पृश्यता की समस्या पर रोक लगाने का कोई उपयोग नहीं है। अब इसी बात को लेकर के एस.सी. बनर्जी साहब क्या बोलते हैं देखना है ना। बनर्जी साहब बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय, असल में अस्पृश्यता को स्पष्ट करने की जरूरत है। इस शब्द से हम पिछले 25 सालों से परिचित हैं, फिर भी अभी तक इसके अर्थ को लेकर बहुत भ्रम है ना। कभी इसका
मतलब एक गिलास पानी लेना भर है, तो कभी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश हरिजनों को मंदिर में प्रवेश देने के अर्थ में दिया गया है। कभी इसका मतलब अंतर्जातीय भोजन व अंतर्जातीय विवाह से लिया गया। इसलिए जब हम अस्पृश्यता शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह बात साफ होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इस शब्द से वास्तव में क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें अस्पृश्यता और जाति भेद के बीच फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि श्री ठाकुर ने कहा, अस्पृश्यता सिर्फ एक लक्षण है, मूल कारण जाति भेद है, और जब तक इसके मूल कारण जाति भेद को नहीं हटाया जाता, अस्पृश्यता किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगी। जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें इस बात की अपेक्षा करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को समान सामाजिक परिस्थितियां उपलब्ध हो सके। ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट बात कहा गया है। अब आगे देखिए श्री रोहिणी कुमार चौधरी जी इस पर क्या कहते हैं, देखना। अस्पृश्यता की परिभाषा के लिए यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि अस्पृश्यता का मतलब है धर्म, जाति और जीवन यापन के लिए कानून द्वारा स्वीकार किए गए धंधों को लेकर भेदभाव प्रकट करने वाला कोई काम। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा और ये बात सच में भी इन्होंने भी कहा। श्री के.एम. मुंशी महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। परिभाषा को इस तरह के शब्दों में लिखा गया है कि यदि इसे मंजूर कर लिया गया तो वह जन्म स्थान या जाति, यहाँ तक कि लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को अस्पृश्यता बना देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बात भी आ गया, क्योंकि जन्म स्थान, ये लिंग, ये सारी चीजें जो है अभी आपको अनुच्छेद 15 में ये सब बात कहा गया है। आगे आइए, श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त जी इस पर क्या कहते हैं कि महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। यहाँ यह कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता किसी भी रूप में अपराध है। अस्पृश्यता के मामलों की सुनवाई करने वाले दंड अधिकारियों या न्यायाधीशों को परिभाषा देखनी होगी। एक दंड अधिकारी किसी खास बात को अस्पृश्यता मानेगा, जबकि दूसरा न्यायाधीश किसी और बात को अस्पृश्यता मानेगा। इसका परिणाम यह होगा कि अपराधों का फैसला करने में दंड अधिकारियों की कार्यवाही में समानता नहीं होगी। तब न्यायाधीशों के लिए मामलों का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अस्पृश्यता का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। बंगाल में अस्पृश्यता का मतलब कुछ और है, जबकि दूसरे प्रांतों में उसका मतलब एकदम अलग होता है। वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान धारा 24 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि संघीय विधायिका इस खंड के उन हिस्सों के बारे में कानून बनाएगी जिनके लिए ऐसे कानून की जरूरत है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि संघीय विधायिका अस्पृश्यता शब्द की परिभाषा बनाएगी जिससे अदालत उचित दंड दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार अस्पृश्यता की परिभाषा बनाने का काम भविष्य की विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों बस आज यहीं तक बात करते हैं, बाकी हम अगले दिन और बात करेंगे। ध्यान दीजिए कि आपको जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, आप इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि देखिए ये कोरोना काल इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। ये इसका अनिश्चित काल समझ लीजिए। अभी इसका जो है समाधान हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए कब तक ये हो पाता है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें।
क्योंकि देखिए वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, इससे सब साफ साफ पता चल रहा है कि सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। यह आप बताइए, साफ साफ कमेंट करिए इसमें कि वीडियो कैसा लगा, या समझ में नहीं आता है तो मैं और सुधार करूँगा। बेकायदे आप कमेंट करिए, अच्छा लगा तो उसमें साफ साफ लिख दीजिए कि हाँ अच्छा है, समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट करिए, नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करिए कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आया, वो क्या चीज़ था ऐसा जो समझ में नहीं आया, तो मैं अगले लेक्चर में ताकि उसे तुरंत शामिल करके और आपको उस चीज़ को समझा सकूं। ठीक है, तो ये काम करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा तत्काल। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखते चले जाएं, है ना। क्लास इसी तरह से लगता है मुझे कि ये चलेगा, क्योंकि परीक्षा का नज़दीक समय में पूरी 21 चैप्टर है सामाजिक विज्ञान में, और 21 चैप्टर को परीक्षा के नज़दीक में ये कंप्लीट करा पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आप समझते चले जाइए, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं बाद में और बात करूँगा। बाकी इसमें क्वेश्चन जो दिया गया आपको, ये क्वेश्चन का हल करिएगा, है ना। जो पहला दिया गया ना कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया और इस पर काम कैसे किया गया है, ठीक है। तो इसके काम के तरीके, ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान से लिख करके बताएंगे। ओके, धन्यवाद।